हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कौन से टॉपिक को, एमटीपी एंड एसटीडीज। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज का क्या मीनिंग है? एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। मतलब बेसिकली आज का जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम देखने वाले हैं कि एमटीपी का क्या मतलब है। एमटीपी जिसको आप नाम सुन के आपको समझ में आ गया हो कि इन जनरल टर्म्स इट इज अबॉर्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अबॉर्शन एंड ऑल द वेरियस काइंड ऑफ डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल मेथड। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। मैंने आपको बोला ना एमटीपी, और या फिर सेकेंड वर्ड इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब देखो अबॉर्शन को कैसे डिफाइन करा जाएगा। अबॉर्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो फुल टर्म होता है एक प्रेगनेंसी का, है ना, गेस्टेशन पीरियड होता है, कितना होता है 36 to 40 वीक्स, 9 मंथ्स। ठीक है, उसके पहले अगर कोई वॉलेंटरली अपनी इच्छा से उस प्रेगनेंसी को ख़त्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं एमटीपी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो आपको मतलब समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि क्या होता है एमटीपी। आगे 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर अभी साल में एस्टिमेशन देखा गया कि कितनी एमटीपी परफॉर्म होती हैं, मतलब कितने इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। एक तो देखो अबॉर्शन का तरीका ये है कि नेचुरली अबॉर्शन हो गया, मे बी कुछ एक्सीडेंट हो गया, मदर गिर गई कहीं से या फिर कुछ और मिस हैपनिंग हो गई, तो दैट इज़ नेचुरल कॉज। बट कोई वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से चाह रहा है कि वो प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दे तो वो होता है अबॉर्शन। ठीक है, या फिर एमटीपी। अब उसके बाद में 45 to 50 मिलियन एमटीपी हर साल पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म की जाती हैं। कितनी? 45 to 50 मिलियन हर साल। और इसमें क्या बोला गया है? दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। क्या बोला इन्होंने? सपोज, इसको समझो 1/5 वाली बात को। इन्होंने हमको ये समझाया कि अगर मान ले हम 100 प्रेगनेंसी होती है एक साल में, सपोज, ठीक है ना, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है, ये मैं आपका एग्जांपल दे रही हूँ। 100 प्रेगनेंसीज होती हैं, 100 लोग कंसीव करते हैं इन एन ईयर। उसमें से कितने लोग अबॉर्शन कर लेते हैं, एमटीपी कर लेते हैं? 20 लोग। क्योंकि 100 का अगर मैं 1/5 निकालूंगी, 1/5 ऑफ 100 कितना होगा? 1/5 ऑफ 100 होगा 20। तो आपको समझ में आया? जितना भी कंसीव होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एन ईयर, उसमें से 1/5 तो जो होता है वो किस में चला जाता है? 1/5 जो है वो अबॉर्शंस में चला जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, अब एमटीपी में चला जाता है। आगे आपको बात समझ में, तो आपको ये डेटा थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? एमटीपी हेल्प्स टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। अग्री करते हो आप इस बात को कि किसी को कोई दिक्कत है इस पॉइंट से? बताओ मुझे, अग्री कर रहे हैं सब लोग कि किसी को दिक्कत है कि एमटीपी जो है इट्स अ गुड मेथड टू रिड्यूस पॉपुलेशन? देखो, टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। अब देखो क्यों पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है। सपोज कोई कपल जो था वो एक फिजिकल रिलेशनशिप में है नॉर्मली, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि उनके ऑलरेडी 2 बेबीज़ हैं और उनको फर्दर और बेबीज़ नहीं चाहिए थे, बट उनको एक प्रेगनेंसी हो गई। इंटेंशनली नहीं था वो, बट एक्सीडेंटली वो प्रेगनेंसी हो गई। तो अब वो क्या सोच रहे हैं, अगर वो उस बेबी को बर्थ देंगे तो इट विल इंक्रीज पॉपुलेशन, क्योंकि उनके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। अब तीसरे को क्या करना है? तो अब वो चाह रहे हैं कि हम इसको ना दुनिया में लेके आए, हम उसको अबॉर्ट कर डालें, हम उसको एमटीपी के थ्रू उसको हटा दें, ख़त्म कर दें। तो कहीं ना कहीं येस, एमटीपी डू हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। तो अभी तक आपको क्या क्लियर हो गया? अभी तक आपको क्लियर हो चुका है कि हमको कैसे एमटीपी क्या होता है और किस तरीके से पॉपुलेशन को कम करने में एमटीपी हेल्प करता है। ये 2 बातें आपको क्लियर होंगी। आगे देखते हैं। Many countries have not legalized MTP due to emotional, ethical, religious and social issues. हम अपनी ही कंट्री की बात करते हैं, दैट इज इंडिया। हमारी कंट्री में MTP इज नॉट लीगल। कैसे? अगर आपको MTP कराना है तो आपको पहले गवर्नमेंट से एक लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप MTP नहीं करवा सकते हो। समझ में आ रही है आपको बात? तो हमारी कंट्री में ही लीगल नहीं है। अब आप सोचिए क्यों लीगल नहीं है। क्या थॉट नहीं आया कि मैम क्यों इलीगल है? ठीक है, कोई कपल है, उन्हें नहीं चाहिए तो उनको चुपचाप से कर दो एमटीपी। परमिशन क्यों लेना, कि सबको क्यों बताना कि हमको नहीं चाहिए बच्चा?
तो देखो उसका रीज़न क्या है, अगर एमटीपी को लीगल कर दिया या चलो नहीं चाहिए पड़ी परमिशन, तो लोगों ने उसको गलत तरीके से यूज़ करा, फीमेल फीटिसाइड्स बढ़ गए। क्या बढ़ गए? फीमेल फीटिसाइड्स। अगर उन लोग को थोड़ा सा भी ऐसा फील होता था कि लड़की है या कुछ भी ऐसे करके पता चल जाएगा, वो क्या कराते थे, सेक्स जो होता है ना, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, वो कराते थे। और अगर गलती से पता चल गया कि वो गर्ल चाइल्ड है, तो उसको फीटस में ही उसको मार देते थे, उसको दुनिया में आने ही नहीं दे रहे थे। इस कारण से जो एमटीपी है उसको क्या करा गया, लीगलाइज्ड किया गया, कि मतलब अगर आपका एमटीपी कराना है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एमटीपी करवा पाओगे। और वो परमिशन कब मिलती है? वो कुछ स्पेशल केसेस में मिलती है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि मेनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज्ड एमटीपी ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। और कई सारे इश्यूज हैं, जो प्रेगनेंसी है, बर्थ ऑफ अ बेबी है, इट इज़ too much emotional for both the parents, and then ethical, religious and social issues. तो बहुत सी countries में नहीं है MTP legal. Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions to check illegal female feticides. तो हमारी गवर्नमेंट ने till 1971 नहीं था लीगल, लेकिन 1971 में क्या करा, इंडियन गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज तो कर दिया, ठीक है, तो अब लीगल हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई करवाता फिर रहा है। लीगल कर दिया, इसका ये मतलब है कि अब कुछ स्पेशल कंडीशंस में आपका एमटीपी की परमिशन मिलेगी, और वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस और रूल्स क्या है, वो यही है कि जब कोई रेप केस हो या फिर कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा डेंजर है, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी तो अगर मदर की डेथ हो सकती है या कुछ ऐसा केस है, तभी उन्हीं स्पेशल कंडीशंस में आपको एमटीपी की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ओके, तो इसके लिए, और यहाँ पे क्यों करा गया ये देखो, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, टू अवॉइड फीमेल फीटिसाइड। मैंने आपको बताया ना फीमेल फीटिसाइड क्या होता है, अगर फीमेल फीटस होता है, उन्हें अगर पता चल गया कैसे भी करके कि जो वूम में जो बेबी है दैट इज अ फीमेल, वो एक लड़की है, तो उसको क्या करते थे, उसको वहीं पे ख़त्म कर देते थे। तो फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए स्पेशली एमटीपी को लीगलाइज करेगा गया, बट विद सम कंडीशंस। ओके, समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो देखते टाइम, तो आप अपने डाउट फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी, क्यों ज़रूरी है एमटीपी। टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, नंबर 1 रीज़न क्या हो गया भाई एमटीपी का, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। नहीं चाहिए था लेकिन हो गई प्रेगनेंसी, तो अब क्या करेंगे, तो एमटीपी इज़ द ऑप्शन। ठीक है, ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स। तो देखो ये कंडीशंस हो गई, रेप केसेस हो गए, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, और अनवांटेड प्रेगनेंसी है जिसमें मदर को कोई डेंजर है, ठीक है, तो उस केस में एमटीपी की परमिशन आपको मिल जाएगी, है ना। इट इज एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। वही जो मैं बहुत देर से बात बोले जा रही हूँ कि अगर मदर या फीटस दोनों में से किसी एक को भी खतरा है, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी, तो फिर आपको एमटीपी की परमिशन ईजिली मिल जाएगी। MTPs are safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortions are very risky. अब ये वाली बात देखो इंपॉर्टेंट हो गई, मैंने आपको सिखाया है ना गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन फेज जो होता है कितना होता है, 3 ट्राइमेस्टर्स में उसको डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, फर्स्ट से लेके 12 वीक्स क्या हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 से लेके 24 वीक्स क्या हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड 24 वीक्स एंड ऑनवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अब एमटीपी कब तक सेफ है करवाना, अब बोलोगे ना पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी हम तो 8th मंथ में जाके एमटीपी कराएंगे, तो इट्स नॉट सेफ, इट्स वेरी डेंजरस। जो एमटीपी है, अगर आपको टर्मिनेट कराना है, प्रेगनेंसी ख़त्म करवाना है, तो आपको विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स यानी विद इन 12 वीक्स आपको ख़त्म करना होगा, उसमें ही सेफ होती है। तो एमटीपी सेफ कब होती है, ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ्स अप टू 12 वीक्स। और अब अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं एमटीपी जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। और अब इसका रीज़न क्या होगा, रिस्की सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो अबॉर्शंस हैं वो रिस्की हो गए और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रिस्की नहीं थे, क्यों, वेरी इजी, इसीलिए क्योंकि क्या हो गया है, बेबी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, कहाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उसके ऑलमोस्ट पूरी बॉडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ब्रेन, पूरी बॉडी, मेजर ऑर्गन सिस्टम, बेबी इज़ क्वाइट डेवलप्ड, बट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर व्हाट हैज हैपेंड, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी उस स्टेज पे उसको ख़त्म करना ईजी है। जब वो पूरा फुली डेवलप हो जाएगा तब उसको ख़त्म करने में फीमेल जो मदर है उसको भी डेंजर है, इसके लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको। आगे देखते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एमटीपी। अब क्या प्रॉब्लम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली।
ठीक है, सबसे मेजर प्रॉब्लम। इलीगल एमटीपीज बहुत ज़्यादा इंडिया में परफॉर्म करी जाती हैं। आप बहुत सी वेब सीरीज़ देखते होंगे तो उसमें भी दिखाया कि किस तरीके से इलीगल तरीके से किस तरीके से एमटीपी को करा जा रहा है ना, बहुत ही गलत तरीके से उस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है। Misuse of amniocentesis test for fetal sex determination. If the fetus is female, it is followed by MTP. Such practices are dangerous for the young mother and fetus. अब देखो उसका किस तरीके से मिसयूज हो रहा है। एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेंसिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेंसिस। अभी आगे आपको मैं पढ़ाऊंगी क्या होता है, अभी थोड़ा थोड़ा ये समझ लो। एमनियोसेंटेंसिस एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे जो फीटस है उसका सेक्स पता चल जाता है। मतलब कि इट्स अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। क्या बोला मैंने? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। फीटस का सेक्स पता चल जाता है कि वो क्या है, कि वो मेल है कि वो फीमेल है। अब होता क्या था कि जैसे ही पता चला कि वो फीमेल है, फीटस जो है वो फीमेल है, तो क्या करवा देते थे लोग फटाफट से एमटीपी करवा देते हैं। और अभी भी आप मानेंगे नहीं, ये होता है इंडिया में, हमारे इंडिया में अभी भी ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे, आप देख रहे होंगे मुझे कि नहीं मैम हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बट अभी भी इन सम पार्ट्स ऑफ रिमोट पार्ट्स और ऑलमोस्ट एवरी पार्ट दिस इज बी इनटू प्रैक्टिस हो रहा है। आज भी लोग ये कर रहे हैं कि अगर फीमेल फीटस होता है तो उसको लोग एमटीपी के थ्रू ख़त्म करवा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस, ये प्रॉब्लम्स है एमटीपी से रिलेटेड। और अब इसमें हो क्या रहा है, मान लो आप एक मदर है, यंग मदर है, वो अभी सिर्फ 20, 21, 22 ईयर्स ऑफ एज में है और वो इतनी यंग एज में मदर बन रही है और उसके बाद भी आपने उसके साथ एमटीपी परफॉर्म करा दी, तो इट्स वेरी रिस्की फॉर हर। एमटीपी इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, यूट्रस अफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा, इट्स अ टैक्टिक प्रोसेस। तो जब इतना कुछ होगा तो मदर की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, तो इट्स नॉट सेफ, है ना। तो ये आपने देखा प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एमटीपी। आगे देखते हैं। Government of India enacted the Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2017 to reduce illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. अब क्या हुआ, देखो 1971 में क्या हुआ था, लीगल कर दिया था एमटीपी को, लेकिन अब 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस करा, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स हो गए टू क्या करने के लिए, टू अवॉइड द इलीगल अबॉर्शंस एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जो मदर्स की डेथ हो रही है ड्यू टू अबॉर्शंस, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर एक्ट इंट्रोड्यूस करा इन 2017, जिसके कारण इलीगल अबॉर्शंस जो होते थे उन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। अगर कोई डॉक्टर या प्रैक्टिशनर या कोई नर्स ऐसा करते हुए पाती है तो उसका स्ट्रिक्टली लाइसेंस जो होता है वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर इन फ्यूचर उसको जेल भी हो सकती है, और इन फ्यूचर उसे कभी भी इन लाइफ उसको अपनी प्रैक्टिस करने की परमिशन दोबारा नहीं मिलेगी। अगर आपको पता हो तो कोई भी अगर एक मेडिकल फील्ड का कोई डॉक्टर हो या नर्स हो, उनको प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंस मिलता है, जो लाइसेंस देती है गवर्नमेंट। अगर वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो फिर अब वो डॉक्टर फर्दर फ्यूचर में प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। ठीक है, वो किसी को ट्रीट नहीं कर सकता, किसी को दवाई ऐसे लिख के नहीं दे सकता है। ठीक है, तो अगर कोई डॉक्टर या कोई नर्स या कुछ भी कोई मेडिकल फील्ड का कोई इस तरीके की एक्टिविटी में पाया जाता है इलीगल एमटीपी अबॉर्शन परफॉर्म करते हुए, तो इमीडिएटली उसका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस एक्ट के आने के बाद हुआ है, मतलब स्ट्रिक्ट हो गया है, होता पहले भी था बट आफ्टर दिस एक्ट थिंग्स आर वेरी सीरियस नाउ। ओके, चलो। According to this act, a pregnancy may be terminated within the first 12 weeks on the opinion of a registered medical practitioner. बताया मैंने आपको, इस एक्ट ने क्या करा, एक और चीज़ कंफर्म कर दी कि देखो अगर किसी को कराना है अबॉर्शन तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कराओगे आप, सेकेंड ट्राइमेस्टर में परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नहीं देगी गवर्नमेंट आपको। साथ ही साथ में कब मिलेगी वो परमिशन, जब कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड जिसके पास लाइसेंस है, वो आपको बोल रहा है कि नहीं ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना आपके लिए ठीक नहीं है, तब जाके आपको एमटीपी के लिए परमिशन मिलेगी। समझ में आ गई आपको सारी बातें? कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट से पूछ लेंगे। If the pregnancy is between 12 to 24 weeks, 2 registered medical practitioners must be of the opinion. अब देखो, अभी अब आपने केस पढ़ा होगा, एक बहुत ही छोटी बच्ची थी, आई गेस 16-17 ईयर्स की, शी वॉज इनटू सम काइंड ऑफ स्ट्रगल, मतलब बेसिकली रेप केस था, वो रेप केस था एंड वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है, जब वो प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर चुकी थी तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद क्या हुआ,
वो प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच चुकी थी। अब ऐसे में स्पेशल कंडीशंस में गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी फॉर एमटीपी, बिकॉज वो एज में अभी बहुत छोटी है। पहला फैक्टर, उसे परमिशन मिलने का क्या हो गया, बिकॉज ऑफ एज, पहले बहुत छोटी है अभी वो। सेकेंड चीज़, अनमैरिड है वो, ठीक है, और मेन तो अभी लीगल एज में ही नहीं है, तो मैरिड कहाँ से होगी। थर्ड चीज़, इट्स अ रेप केस, है ना, उसकी विल के साथ नहीं होता, अनविलिंगली उसके साथ ये चीज़ करी गई है। तो ऐसे टाइम पे उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में विद द ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब और 2-3 डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स के बात करके तब जाके उसको एमटीपी की परमिशन दी गई, है ना। तब जाके, भले इट्स नॉट सेफ, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकती वो प्रेगनेंसी, बिकॉज वो बहुत छोटी है अभी, उसको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए स्पेशल कंडीशन में सेकेंड ट्राइमेस्टर में परमिशन दी जाती है किसकी, एमटीपी करवाने की, ठीक है। अब देखते हैं एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेंसिस, तो अभी मैंने हल्का फुल्का बताया था आपको एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है। तो क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेंसिस बेसिकली क्या होता है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। क्या बोला मैंने, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। लिख देती हूं मैं यहाँ पे, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। इससे हमें पता चल जाता है कि जो फीटस है मदर की बॉडी में, उसका सेक्स क्या है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे पता चलता है, तो देखो क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, जो फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है ना, जब एक बेबी अपनी मदर की बॉडी में होता है, उनके यूट्रस में होता है, तो इट इज कवर्ड बाय अ फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज उस एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। उस थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, निकालते हैं। सिरिंज में निकाल लिया एमनियोटिक फ्लूइड। अब क्या करते हैं, उस एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, जो बेबी है वो फ्लूइड कंटिन्यूसली बेबी के कांटेक्ट में है। बेबी के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहने के कारण जो बेबी की सेल्स हैं, सेल्स उसमें शेड होके उस फ्लूइड में आ जाती हैं। अब जो सेल्स उस फ्लूइड में शेड होके आ गई, तो क्या होता है, वो जब सेल्स को निकाल लिया, फ्लूइड ने निकाला है, तो साथ में सेल्स भी आ गई, और उन सेल्स से पता कर लेते हैं कि इसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या पता कर लेते हैं कि इसमें सेल में एक्स क्रोमोसोम है या फिर इसमें XY क्रोमोसोम है। अगर उसमें XX क्रोमोसोम निकलते हैं, अगर उसके सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद, क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के बाद, तो मतलब कि वो फीमेल है, और अगर XY निकलता है तो मतलब कि वो मेल है। तो आपको समझ में आया एमनियोसेंटेंसिस क्या है। इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, जिसमें करते क्या है, इन दिस सम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस इज टेकन आउट टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, फ्लूइड निकाला, कौन सा फ्लूइड निकाला, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला। एमनियोटिक वो फ्लूइड को निकाल के फिर क्या करा, उसको हमने टेस्ट करा कि उसमें क्या है, सेल्स का कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस एक्सेट्रा। अब ये एमनियोसेंटेंसिस का पर्पस क्या है करने का, देखो इससे पता चल जाएगा कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। अब जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी पता चल रहा है तो उससे ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि जीन के लेवल पे अगर जाके बात होने लगी तो मतलब कहीं ना कहीं क्रोमोसोम की स्टडी तो करी गई होगी। तो क्रोमोसोम की स्टडी करी गई, जीन की स्टडी करी गई, तो उससे पता चल जाता है कि बेबी का सेक्स क्या है। और साथ में बेसिकली जो मेजर पर्पस था एमनियोसेंटेंसिस का वो क्या था कि कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो वो पहले से ही पता चल जाएं। अब किसी बच्चे को मान लीजिए आप डाउन सिंड्रोम है और उसके पेरेंट्स ने एमनियोसेंटेंसिस करवाया और उन्हें पता चल गया कि हाँ हमारा जो बेबी होने वाला है उन्हें डाउन सिंड्रोम होगा। अभी आपको नहीं पता डाउन सिंड्रोम क्या होता है, आगे आप पढ़ेंगे। तो डाउन सिंड्रोम वाले बेबी को बर्थ देके फिर उसे संभालना पालना पोसना नहीं है पॉसिबल उनके लिए, तो फिर वो क्या करेंगे, दे विल अप्लाई फॉर परमिशन टू गेट MTP डन। फिर वो MTP के लिए लीगल परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। आगे बात समझ में। तो एमनियोसेंटेंसिस का बेसिकली ये पर्पस होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल सकते हैं, साथ ही साथ में सेक्स ऑफ द बेबी या फीटस हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ तक था एवरीथिंग अबाउट MTP। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आगे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या देखेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs। क्या बोला जाता है इनको शॉर्टकट में, STDs बोला जाता है इनको। पहले पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, पहले के टाइम पे STDs PCO चलते थे। एक बूथ टाइप का होता था, उसमें एक टेलीफोन होता था और इस टेलीफोन में हम लोग बात कर सकते थे कहीं पे भी, क्योंकि पहले फोन्स तो मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं,
तो आप उनसे बात कर सकते थे, और वट एवर जो चार्ज होता था उनका पर मिनट के हिसाब से कि पर मिनट का 1 रुपी और समथिंग, तो वो आप उनको पे कर सकते थे। तो दैट वॉज द एसटीडीज। बट यहाँ पे एसटीडी क्या है? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो देखते हैं क्या होता है। डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स। वेरी इजी, देखो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है एसटीडी के कि होंगे क्या, सेक्सुअल प्रोसेस से, इंटरकोर्स की जो प्रोसेस होती है, कॉइटस की जो प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो डिजीज का अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, दैट डिजीज आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इन्फेक्शियस एसटीडीज और एसटीआईज भी बोल सकते हैं इनको, एसटीआईज। वेनरल डिजीज, क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर एसटीडीज। तो एसटीडीज को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, देख लो एक बार ध्यान से। सबसे पहले तो एसटीडी तो बोलते ही हैं, एसटीआई भी बोल सकते हैं, वेनरल डिजीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेनरल डिजीज, और या फिर आरटीआई, क्या बोल सकते हैं, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। एसटीडीज के फर्दर और क्या क्या नाम हो सकते हैं, एसटीआई, वेनरल डिजीज एंड आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब कौन कौन से डिजीज होते हैं एसटीडीज में, तो देखते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी लीडिंग टू एड्स। तो दीज आर सम एसटीडीज। सुना होगा आपने, ये नाम बहुत बार सुने होंगे, मतलब मेजरली आपने एचआईवी, एड्स और हेपेटाइटिस बी तो बहुत ही कॉमनली सुना होगा। बाकी और भी आप यहाँ से नेम तो एटलीस्ट लर्न रख सकते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सब क्या है, दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलिए देखते हैं और क्या क्या। अब पहली बात, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स रिप्रोडक्टिव डिजीज, एसटीडीज। कैसे जो एसटीडीज हैं वो फैलते हैं एक से दूसरे, मतलब एक अफेक्टेड पार्टनर से नॉन अफेक्टेड पार्टनर तक कैसे चले जाते हैं। तो देखो पहला क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। पहला तो बात यही हो गया, पहला मोड क्या हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं आप, और आपको पता है कि पार्टनर है, अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं कि आपका जो पार्टनर है वो इन्फेक्टेड है, उसको एक एसटीडी है ऑलरेडी, और उसके साथ आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस पूरे हैं कि आपको भी होगा वही जो आपके पार्टनर को डिजीज है, ठीक है। तो पहला मोड क्या हो गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर। सेकेंड क्या हो गया, शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। क्या हो गया, शेयरिंग नीडल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। आप ऐसा देखो याद कर सकते हो कि जो एसटीडीज होते हैं वो तभी फैलते हैं एक से दूसरे पर्सन को जब क्या होता है, जब दो लोगों के बॉडी फ्लूइड्स एक दूसरे में मिलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड में मेनली ब्लड, लिम्फ, सेमन, ये सब, ठीक है। तो जब उसका कोई बॉडी फ्लूइड किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में गया तो उसमें चांसेस होते हैं एसटीडीज होने के। सपोज कोई नीडल्स यूज़ करी, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने इंजेक्शन लगाया तो ब्लड के कांटेक्ट में आई वो नीडल, अब वही नीडल हमने किसी और को लगा दी, किसी हेल्दी पर्सन को, तो उसको भी एसटीडी होने के 100% चांसेस हैं। आ गई ना आपको बात समझ में। तो सेकंड मोड क्या हो गया, शेयरिंग नीडल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये किसके केस में होता है, ड्रग अब्यूजर्स, जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं ना, ड्रग्स जो लोग लेते हैं, उनके साथ में ये वाला केस हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, ये वाला केस कब हो सकता है, जो लोग फ्रीक्वेंट सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ऑल्सो विद मल्टीपल पार्टनर्स लाइक सेक्स वर्कर्स एट्सेट्रा। तो जो लोग सेक्स वर्कर्स हैं, उन लोगों के साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन लोगों को चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनको क्या हो, उनको ये एसटीडीज हो। सेकंड कौन हो गए, ड्रग अब्यूजर्स हो गए। थर्ड देखते हैं, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। थर्ड क्या होगा, अगर मदर है, मदर को कोई एसटीडी है, तो देयर आर 100% चांसेस कि उसके फीटस को भी वो डिजीज हो सकता है। अब वो कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बोलेगा अरे मुझे एचआईवी एड्स हो गया। अब बच्चा थोड़ी ना कोई अनप्रोटेक्टेड एक्टिविटी में या कुछ इस टाइप की नीडल्स वगैरह में इन्वॉल्व होगा ये वाले प्रोसेस में, उसको किससे वो एसटीडी मिला, उसको अपनी मदर से वो एसटीडी मिला है। तो थर्ड मोड क्या हो गया इन्फेक्शन का, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। एंड फोर्थ क्या है, इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स। चौथा हो गया इन्फेक्शन फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स। अब ये वाला क्या चक्कर है, देखो मान लो कोई अच्छा हेल्दी पर्सन है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ गई, ओ पॉजिटिव था वो, अब उसका कोई रिश्तेदार आया भागा भागा एकदम रैंडम, उसकी चाचा की बुआ की मौसी का फूफा, वो आए बोले लो लो मेरा खून ले लो। अब उनका क्या करें उनको, और उन्होंने बताया भी नहीं कि हमको एसटीडी है,
अब हड़बड़ तड़बड़ में बिना टेस्ट वेस्ट करे सिर्फ ब्लड ग्रुप चेक किया गया कि हाँ ठीक है वो पॉजिटिव हो, चलो आ जाओ, और उनको उस हेल्दी पर्सन को वो चचा के फूफा का ब्लड चढ़ा दिया। अब हो गया क्या, वो उनको इन्फेक्शन था उनके ब्लड में, अब वो वाला ब्लड जब एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में आया तो इनको भी इन्फेक्शन हो गया। समझ गया? तो चौथा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया? इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स। तो देयर आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज। पहला क्या हो जाता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, देन शेयरिंग नीडल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, थर्ड ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, एंड फोर्थ इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ये 4 मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। किसके मेथड्स हैं ये? ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड HIV आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड। अब हेपेटाइटिस बी और HIV भी क्या है? STD है, तो ट्रांसमिटेड होंगे। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। कभी कभी क्या होता है ना, सर्जरी में भी, अब सर्जरी की प्रोसेस हो रही है तो किसी भी पर्सन का ब्लड उस इंस्ट्रूमेंट के, मान लो ये एक इंस्ट्रूमेंट था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने यहाँ पे कट लगाया तो ब्लड के कॉन्टैक्ट में ये इंस्ट्रूमेंट आया, अब मैंने इसी को कोई हेल्दी पर्सन को कट लगा दिया तो होगा क्या? इन्फेक्शन यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी मेंशन है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये आप देख चुके हैं, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, और मदर से फीटस, वेरी कॉमन मोड। Except hepatitis B and genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. ये वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 डिजीज आपको याद रखना है? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV। ये तीनों STD क्योरेबल नहीं है। बाकी आपने जितने भी देखे ना, क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ट्स, ये सारे कैसे क्योरेबल हैं? सारे के सारे क्योरेबल हैं। लेकिन अब मैंने बोल दिया क्योरेबल है और आपके पास कोई आ रहा है, जेनाइटल वॉर्ट्स का पर्सन आ रहा है, उसको बीमारी है और वो बिल्कुल पूरा 98% इन्फेक्शन वाली स्टेज में आ रहा है, तो अब उसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है ना? समझते हैं ना आप? अगर कोई STD है और वो बहुत इनिशियल स्टेज में पता चल जाता है, अभी इन्फेक्शन बहुत कम फैला है बॉडी में, तो वो ईजिली क्योर हो सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया है तो अब ऐसा नहीं कि अब उसको ठीक करना पॉसिबल है। इन तीनों बीमारियों को छोड़ के हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV, बाकी जितने भी बचे डिजीज़ जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक लिस्ट दी थी, उसमें बाकी सब क्योरेबल है, सबको ठीक किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन उसके साथ क्या है कि वो इन्फेक्शन का पता जल्दी पता लग गया होना चाहिए कि पर्सन को डिजीज़ हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV आर नॉन क्योरेबल, ये क्योरेबल नहीं है। बाकी सारे STDs जो है वो क्योरेबल हैं। अब प्रिवेंशन क्या है? ठीक है, हमने पढ़ लिया STD क्या होते हैं, तो कुछ प्रिवेंशन भी तो होगा ना। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचो ना किसी चीज़ से पहले से ही, क्यों दवाई गोली खानी है। तो बचने के तरीके क्या हैं? देखो, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स। पहली बात तो यही हो गई कि हमें मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में सेक्स अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली सेक्स वर्कर्स वगैरह जो रहते हैं, वो लोग मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करते हैं, तो उनको HIV वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अवॉइड करना है सेक्स को विद मल्टीपल पार्टनर्स। सेफ पार्टनर चूज करो, उसके साथ करना है, ठीक है। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस। प्रोटेक्टेड सेक्स पे फोकस करना है। किस पे? प्रोटेक्टेड सेक्स पे। अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है किसको HIV हो। मे बी जिस पर्सन के साथ हो, आपको जो पार्टनर है उसे HIV हो, उसे खुद ही ना पता हो। तो इसलिए प्रोटेक्टेड सेक्स पे फोकस करना है। इन केस ऑफ डाउट, गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। और अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट होता है, अब आप बोलोगे मैम हमें डाउट कैसे होगा कि हमें कोई भी STD हो रहा है, तो स्टार्टिंग जो बहुत ही इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, इट इंक्लूड्स इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, है ना, इरिटेशन, ये सब जो होती है ना, स्वेलिंग, ये सारे इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके जेनाइटल रीजन में, आपके जेनाइटल्स में आपको फील हो रहा है कि बहुत ही इरेगुलर इचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है, या कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट करिए, बिकॉज दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ एनी STD। ओके, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो डॉक्टर के पास जाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है और उससे चेक कराना है, ठीक है। ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू STDs, दीज आर वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। अब इसी एज ग्रुप में हैं आप, 15 to 24 ईयर्स के वाले एज ग्रुप में, मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या है, वल्नरेबल हैं STDs के लिए, बहुत ईजिली हमको ये डिजीज़ हो सकते हैं। तो अब डरना नहीं है, ये जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं इन्हें अडाप्ट करना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नहीं होता कि नहीं मेरे को थोड़ी ना होगा STD, अरे क्यों नहीं होगा, एवरीबडी इज़ वल्नरेबल टू STDs, किसी को भी हो सकता है। तो हमें कुछ नहीं, हमें बस ये जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं इन पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।
और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।